Hello friends, I am Kritika here once again and this is my YouTube channel Easy Corner of Economics. Please like and subscribe for upcoming new videos. So let's start, and today's topic is income elasticity and types of elasticity. So first of all, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी को कवर करेंगे एंड अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मैटर को मेंशन किया है ताकि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सके समझने के लिए। सो नाउ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई लोच। Income elasticity of demand measures the relationship between the consumer's income and the demand for a certain goods. It may be positive or negative or even non-responsive for a certain product. The consumer's income and a product's demand are directly linked to each other, dissimilar to the price demand equation. इट मीन्स कि इनकम इलास्टिसिटी या आय लोच में हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम और उसके द्वारा जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है तो क्या उस प्रोडक्ट पे उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब इनकम बढ़ने पे वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है या नेगेटिवली चेंज हो रहा है, या फिर इनकम बढ़ने पर उस प्रोडक्ट की डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये हम किससे चेंज करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी से चेंज करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस क्लास से बिलोंग करता है या फिर किस उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, जैसे कि असेंशियल गुड्स है या नॉर्मल गुड्स है या फिर इंफीरियर गुड्स है, ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के नेचर पे। आपको ये समझ में आया होगा कि इनकम इलास्टिसिटी क्या है। अब हम इसको ये सीखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी को मेज़र कैसे करते हैं और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो हेयर मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, ई वाई यानी कि इनकम इलास्टिसिटी आई लोच, वाई मीन्स इनकम आई, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। यहाँ पे इसका अनदर फॉर्मूला है जिसे आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, ई वाई मतलब आई लोच इक्वल वाई डिवाइड बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वाई। वाई इक्वल इनकम, क्यू इक्वल क्वांटिटी, डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो एक ये फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से कि एक व्यक्ति की इनकम और उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है उनके बीच आय लोच क्या है। सपोज ए व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम 300 रुपये है और वो 300 पर जो आइसक्रीम की डिमांड है वो 10 यूनिट डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो अब उसकी इनकम बढ़कर 300 से 550 हो जाती है और जो वो 300 पे 10 आइसक्रीम डिमांड कर रहा था अब वो 550 पे 30 यूनिट डिमांड करने लग जाता है आइसक्रीम की। इट मीन्स कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी है वैसे उसने आइसक्रीम की डिमांड को भी बढ़ा दिया है। अब हमें ये फाइंड करना है कि डेल्टा क्यू और डेल्टा वाई क्या है, मतलब कि क्यू डेल्टा क्यू मतलब कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ है और कितना आय में चेंज हुआ है। चेंज मतलब नेट चेंज जो हुआ है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, क्यू मतलब 10, Q1 मतलब जो आपका क्वांटिटी में चेंज हुआ है, Y मतलब इनिशियली आए और Y1 मतलब जो आपकी चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है इनकम 550। तो ये हैं आपकी वैल्यूज़। अब आपको निकालना है डेल्टा Q एंड डेल्टा Y। डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q। Q1 कितना है आपका 30, ठीक है 30 एंड Q कितना है 10। तो आप 30 माइनस 10 करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 20, जो कि आपका डेल्टा क्यू है। इसी तरह से आप डेल्टा वाई भी फाइंड करोगे। Y1 कितना है आपका 550 जो आपकी इनकम में चेंज हुआ है और आपका Y है 300 जो इनिशियली इनकम है, ठीक है। तो डेल्टा वाई यानी कि 550 माइनस 300 आपकी जो डेल्टा वाई है या नेट इनकम है वो कितनी निकल के आई है 250। तो अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं जो इस फॉर्मूले की रिक्वायर्ड हैं। तो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख के आप क्या कर सकते हो, ई वाई कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो ई वाई मतलब
y डिवाइड बाय q यानी 300 डिवाइड बाय 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 250। अब जब इन वैल्यूज़ को आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपकी जो ई वाई है वो कितनी निकल के आएगी, 2.4 निकल के आएगी। यानी कि जो एक व्यक्ति की आय है और उस पर जो वो आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है, उनके बीच लोच कितनी है, इकाई से ज़्यादा लोच। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। There are 3 types of income elasticity of demand. First, positive income elasticity of demand. Second, negative income elasticity of demand. And third, zero income elasticity of demand. इनको हम वन बाय वन करके समझेंगे। फर्स्ट है positive income elasticity of demand. It refers to a condition in which demand for a commodity rises with a rise in consumer income and declines with a decline in consumer income. Commodities with positive income elasticity of demand are normal goods. It means कि अगर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और एक व्यक्ति की इनकम कम हो रही है तो वो डिमांड भी कम हो जाती है। तो ऐसा कौन से प्रोडक्ट में होता है, नॉर्मल गुड्स, जो सामान्य वस्तुएं होती हैं। सामान्य वस्तु मतलब जैसे कि आइसक्रीम, अभी देखिए आपने, जब एक व्यक्ति की आय थी तो आय बढ़ी तो उसने क्या किया, उस आइसक्रीम की डिमांड को भी बढ़ा दिया। अभी आप दूसरे प्रोडक्ट को भी देख सकते हो। सपोज आप समर का सीज़न है और आप फ़ैन यूज़ करते हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप फ़ैन को छोड़कर कूलर या एसी पे शिफ्ट कर जाओगे, एसी को अप्रोच करोगे, फ़ैन को अप्रोच करोगे। तो इसीलिए कि आपकी डिमांड वहाँ पे पॉजिटिवली रिलेट होती है आपकी इनकम से। आपकी इनकम और जो नॉर्मल गुड्स हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ओ एक्स पे क्वांटिटी है, ओ वाई पे आपकी इनकम है। ओ क्यू यानी कि ओ ए आपकी इनकम थी तो ओ क्यू क्वांटिटी हो रही थी प्रोडक्ट की। अब जब इनकम बढ़कर ओ ए से ओ बी हो गई तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़कर ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गई है। डी वाई ये आपका डिमांड कर्व है जो पॉजिटिवली स्लोप है। इट मीन्स कि इनकम और नॉर्मल गुड्स के बीच जो भी रिलेशंस होता है इलास्टिसिटी का, वो नॉर्मल होता है, पॉजिटिव होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ नेक्स्ट, देयर आर 3 फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टेट एज फॉलोज। इनकम इलास्टिसिटी, जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, उसकी 3 फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकाई के बराबर लोचदार। The positive income elasticity of demand will be unitary if the proportionate change in amount of a product demanded equals the change in consumer income in due to proportion. It means कि अगर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी उसी रेशो में बढ़ेगी जिस रेशो में उस व्यक्ति की इनकम बढ़ी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक व्यक्ति की अगर 50% से बढ़ी है तो उसके द्वारा जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है वो भी 50% या 50% से ही बढ़ती है। अब इस पॉइंट पे अगर आप ई वाई निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी आई लोच कितनी निकल जाएगी, 1। इट मीन्स कि इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 और यूनिटरी, जहाँ पे आपकी आय में चेंज आपकी डिमांड के बराबर हो। एंड नाउ मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। द पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर देन unitary if the proportionate change in the amount of a product demanded is higher than the change in consumer income in due to proportion. It means कि जो more than unitary है, इकाई से अधिक लोचदार आय है, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति की इनकम तो बढ़ती है, साथ में उसकी डिमांड भी बढ़ती है, और डिमांड उसकी इनकम से ज़्यादा रेशो में बढ़ती है, ज़्यादा % में बढ़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति की इनकम 80% से बढ़ती है तो उसके द्वारा जिस भी प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है वो 90% बढ़ जाती है। इट मीन्स अगर आप इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगी, मोर देन 1, यानी कि 1.125। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, इकाई से कम लोचदार। इफ द change in the amount of a product demanded in due to proportion in is less than the change in consumer income in due to proportion, positive income elasticity of demand will be less than unitary. It means कि अगर एक व्यक्ति की आय बढ़ती है, एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, बट डिमांड उसकी आय से कम रेशो में बढ़ेगी।
जैसे कि अगर एक व्यक्ति की इनकम 70% बढ़े, 70% बढ़े, तो उसने जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड की है उसकी डिमांड वो केवल 50% ही बढ़ा रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर आप इलास्टिसिटी निकालोगे तो वो लेस देन यूनिट ही निकल के आएगी, यानी कि 0.714 जो इकाई से कम है। होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी आपने देखा कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या थी और उसकी 3 फॉर्म। अब हम देख रहे हैं इलास्टिसिटी में उसका सेकेंड टाइप नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। It refers to a condition in which demand for a commodity decreases with a rise in consumer income and increases with a fall in consumer income. Inferior goods are such commodities. It means कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी जो नकारात्मक आय लोच है वो क्या होती है कि जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देता है, और एक कंज्यूमर की इनकम जब कम होती है तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देता है। कौन से प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देता है? इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है जो घटिया वस्तु होते हैं, निम्न कोटि की वस्तु होती हैं, उनको हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। और उनके रिलेशंस में क्या होता है कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है, नकारात्मक आय लोच होती है। इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। द डिमांड फॉर मिल्क विल डिक्रीजेस इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेस सिंस दे विल prefer to purchase wheat instead of milk. Thus milk is an inferior goods to wheat for customers. इट मीन्स कि अगर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करेगा, मिल्ट यानी कि बाजरे के कंजम्पशन को कम कर देगा और उसकी जगह पे किसके कंजम्पशन को बढ़ा देगा? वीट के यानी कि गेहूं के कंजम्पशन को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि एक व्यक्ति के लिए बाजरा एक घटिया वस्तु है, एक हीन वस्तु है, जबकि गेहूं उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा वस्तु है, एक बेटर प्रोडक्ट है। इसी तरह से दूसरे प्रोडक्ट के रेफरेंस में भी देख सकते हैं जो इनकम इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होती है। जैसे कि आप डालडा होता है उसकी बात करें कि अगर इनकम बढ़ जाए एक व्यक्ति की तो वो बेटर एक ब्रांड का रिफाइन या फिर ऑयल यूज़ करने लग जाता है। तो इसी तरह जो हीन वस्तुएं, जो घटिया वस्तुएं, उनके रेफरेंस में आय लोच नेगेटिव होती है और आय के बढ़ने पे वो उनके प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। एंड आप इसको समझ सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओ वाई आपका इनकम है एंड ओ एक्स पे आपकी क्वांटिटी है। डी वाई डिमांड कर्व जो नेगेटिव स्लोप है। जब आपकी इनकम, जब व्यक्ति की इनकम O10 थी तो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा था? O से 4। ठीक है, किसकी? सपोज यहाँ पे हम बाजरे का ले लें, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था अभी। तो उसी तरह अगर व्यक्ति की इनकम O10 से O20 हो जाती है तो वो क्वांटिटी को O4 से O2 कर देता है, यानी कि बाजरे की क्वांटिटी को घटा देता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए नेगेटिव है, वो उसके लिए घटिया वस्तु है, उसके लिए वो निम्न कोटि की वस्तु है, इसीलिए आय के बढ़ने पे वो उसकी कंजम्पशन को घटा देता है। एंड नाउ जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। It corresponds to the situation when there is no impact of rising household income on commodity production. Such goods are termed essential goods. It means कि अगर जीरो इनकम इलास्टिसिटी की हम बात करें, शून्य आय लोच की हम बात करें, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है तो उसके द्वारा जिस प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है उस पर कोई उसका फ़र्क नहीं देखा जाएगा, असर नहीं देखा जाएगा, कोई प्रभाव उस पर नहीं होगा। मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तब भी वो उसका उतना ही कंजम्पशन करेगा जितना कि वो इनकम बढ़ने से पहले उसका कंजम्पशन कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ए हायर इनकम कंज्यूमर एंड ए लो इनकम कंज्यूमर विल नीड साल्ट इन द सेम क्वान्टिटी। अब अगर यहाँ पे एक व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा है और एक व्यक्ति की इनकम बहुत कम है, बट उन्हें सेम क्वांटिटी में फूड के लिए जो साल्ट की मात्रा है, साल्ट की क्वांटिटी है नमक की, वो सेम चाहिए होगी। तो इसीलिए इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा नमक की मात्रा पे, नमक के डिमांड पे कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी है कितनी नहीं है। तो ऐसी कौन सी वस्तु होती है? असेंशियल गुड्स होते हैं जिनमें जो इनकम इलास्टिसिटी वो ज़ीरो होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ वाई पर आपका इनकम है, ओ एक्स पे आपका क्वांटिटी है। आपकी जो इनकम है वो O10 है, तब भी आपकी नमक की मात्रा अब O4 मांगी जा रही है, और अगर आपकी इनकम O10 से O20 हो गई तब भी आपकी जो नमक की मात्रा है O4 ही मांगी जा रही है। इट मीन्स कि आय का बढ़ना नमक पर कोई भी असर नहीं कर रहा है, उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इनकम इलास्टिसिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी फॉर्म क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। और आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच।